हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंटेंसी यूनिट 4 आज हम स्टार्ट करेंगे जो है आपका अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर। तो ये आपका यूनिट 4 है जिसमें हम कंपनी के अकाउंटिंग को सीखेंगे। यानी कंपनी जो है पैसे का रिक्वायरमेंट अगर कंपनी को है तो वो कैसे कंपनी अपने पैसे के रिक्वायरमेंट को पूरा करती है और किस तरीके से कंपनी में अकाउंटिंग होता है, वो सारी बातें हम इस यूनिट में सीखेंगे जो है आपका अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर। तो हम बात करेंगे सबसे पहले आपका कि कितने टाइप का आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है जो प्रॉफिट के लिए काम करता है। सबसे पहला यूनिट जो था आपका एनपीओ यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो आपका एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता था बल्कि सर्विस के लिए काम करता था। लेकिन क्लास 11th में हमने पढ़ा है सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस, बिजनेस स्टडीज़ में भी हमने पढ़ा है उसके सारे थ्योरीज़ को, और क्लास 11th में जो भी हमने अकाउंटिंग किया है वो सोल प्रोप्राइटरशिप का ही अकाउंटिंग किया है। तो सबसे छोटा फॉर्म ऑफ जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है वो होता है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप का। सोल का मतलब होता है सिंगल और प्रोप्राइटर का मतलब होता है ऑनर, यानी वो बिजनेस जिसमें एक सिंगल ऑनर हो, बस एक ही ऑनर हो उसका, उस बिजनेस को हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। और ये बिजनेस जो है काम करती है आपका प्रॉफिट के लिए। किसके लिए काम करती है? प्रॉफिट के लिए। अच्छा, जितना भी बिजनेस में पूंजी लगा है वो सिर्फ एक ही ऑनर ने लगाया है जिसको हम कहेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप, है ना। एक ही व्यक्ति ने बिजनेस में पैसा लगाया है, बिजनेस का जो भी एसेट है उसी एक प्रोप्राइटर का है, उसी ऑनर का है, जितना लायबिलिटीज है वो भी उसी का है, और बिजनेस में जितना रिस्क है वो भी इसी एक सिंगल ऑनर को झेलना है, और जितना प्रॉफिट होगा बिजनेस में वो भी एक सिंगल ऑनर रखेगा। तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है। जैसे राशन दुकान हो गया, स्टेशनरी शॉप हो गया, आपका ब्यूटी पार्लर हो गया, मेंस पार्लर हो गया, टेलरिंग शॉप हो गया, टेलर लोग जो बैठते हैं कपड़ा सिलते हैं वो सब। तो ये सब एग्जाम्पल है सोल प्रोप्राइटर का। यानी वो एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, और जितना भी प्रॉफिट कमाते हैं वो खुद रखते हैं। अगर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो भी ठीक है, लॉस हुआ तो भी एक सिंगल ऑनर को झेलना होगा। तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस में हैं तो आपको बहुत रिस्क है। अगर आप बीमार पड़ गए तो बिजनेस कौन चलाएगा? आप ही को चलाना है बिजनेस अल्टीमेटली। तो बीमार है तो उसमें बिजनेस कौन चलाएगा? तो ये सारा जो, या फिर अगर लायबिलिटी की बात करें तो इसी को सारा लायबिलिटी खुद झेलना होगा, क्योंकि आप जानते हो कि सोल प्रोप्राइटरशिप में जो लायबिलिटी होता है वो अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है। यानी अगर बिजनेस के एसेट को क्रेडिटर अगर पैसा मांगता है या पैसा उसको चुकाना है, और बिजनेस के एसेट को बेचने के बाद भी अगर आप लायबिलिटी को चुका नहीं सकते तो इस ऑनर को अपने पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचकर भी लायबिलिटी को चुकाना होगा। तो इसके कंधों पर बहुत बोझ है। तो बिजनेस को अगर हम और बड़ा करना चाहते हैं और बड़े लेवल पे प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो इससे बड़ा जो बिजनेस होता है वो होता है आपका पार्टनरशिप का। इसके बाद जो आपका बिजनेस है वो पार्टनरशिप का बिजनेस होता है, जो इससे बड़े लेवल का आपका बिजनेस है। ये भी बिजनेस जो है किसके लिए काम करता है? तो प्रॉफिट के लिए काम करता है। इसमें जो ऑनर होते हैं, पार्टनर्स को ऑनर कहा जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में। और इसमें जो ऑनर हो सकते हैं वो 2 से लेकर के 50 ऑनर तक हो सकते हैं। 50 से ज़्यादा ऑनर इसमें नहीं हो सकते हैं, पार्टनर नहीं हो सकते हैं। तो इसमें भी लायबिलिटी अनलिमिटेड ही होता है आपका पार्टनरशिप के बिजनेस में। अनलिमिटेड यानी जो अगर आपका बिजनेस के एसेट को बेचने के बाद भी अगर आप लायबिलिटी को नहीं चुका पा रहे हैं तो पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचना होगा। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप से फ़ायदा ये है कि 2 से लेकर के 50 पार्टनर इसमें होते हैं, तो लायबिलिटी जो है वो सारे पार्टनर में बढ़ जाएगा, अकेले किसी एक को झेलना नहीं होगा। तो ये फ़ायदा है आपका पार्टनरशिप में। और ये पार्टनरशिप 2 से लेकर के 50 पार्टनर तक इसमें हो सकते हैं। और ये भी आपका जो बिजनेस है वो काम करता है प्रॉफिट के लिए। जो भी पूंजी लगेगा इस बिजनेस में, चाहे सोल प्रोप्राइटर में हो या पार्टनरशिप में हो, वो बिजनेसमैन अपने पॉकेट से पैसा लगाएगा, जिसे हम कैपिटल कहते हैं। अब आपको बिजनेस को और बड़े लेवल पे करना है तो आप फिर क्या कर लोगे? आप पार्टनरशिप के बाद कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस शुरू कर सकते हो। ये सबसे बड़े लेवल का बिजनेस होता है कंपनी, जो कि काम करता है किसके लिए? वही प्रॉफिट के लिए काम करती है कंपनी भी।
इसमें अगर आप बात करें तो दो टाइप का आपका कंपनी हो सकता है। एक है आपका प्राइवेट कंपनी पीवीटी लिमिटेड कंपनी, और एक है आपका पब्लिक लिमिटेड कंपनी। दो कंपनी हो सकती है। एक है आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, यानी वो कंपनी जिसका ऑनरशिप प्राइवेट पर्सन के हाथ में हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहलाता है। और पब्लिक लिमिटेड कंपनी वो है जो गवर्नमेंट की सब्सिडियरी कंपनी हो, सहायक कंपनी हो, या फिर वो गवर्नमेंट की कंपनी हो, सरकार द्वारा चलाई गई कंपनी हो, तो वो आपका पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी का मतलब वो कंपनी जो पब्लिक के लिए काम करे, जनहित में काम करे, वो पब्लिक कंपनी है। तो दो कंपनी है यहाँ पर, एक प्राइवेट कंपनी और एक पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी में जो ऑनर हो सकते हैं वो 2 से लेकर के 200 तक आपके ऑनर हो सकते हैं। ठीक है, 2 से लेकर के 200 तक ऑनर आपके प्राइवेट कंपनी में हो सकते हैं। और ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है या प्राइवेट कंपनी जितनी भी होती है वो शेयर इशू पब्लिक के बीच में नहीं कर सकती। ठीक है, जो भी शेयर इशू करती है वो पब्लिक के बीच में नहीं कर सकती। पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है इसमें 7 से लेकर के नो लिमिट होता है। इसमें 7 से लेकर के नो लिमिट। इसमें जो ऑनर हो सकते हैं वो 7 से लेकर के कोई लिमिट नहीं है। यानी पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है वो पब्लिक के बीच में शेयर इशू कर सकती है। अभी हम शेयर के बारे में भी बात करेंगे। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी पब्लिक के बीच में शेयर इशू कर सकती है और वहाँ से पैसा उठा सकती है, मार्केट से पैसा उठा सकती है। पब्लिक शेयर खरीदेगी, कंपनी के हिस्से को खरीदेगी और बदले में वो कंपनी को पैसा देगी जिससे कंपनी चलेगी। तो देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप, अपने पॉकेट से पैसा लगाना है आपको, कंपनी को चलाना है, चाहे आप बैंक लोन ले सकते हो या कहीं से भी, लेकिन सारा जिम्मेदारी आपके हाथ में। इसके बाद है आपका पार्टनरशिप। इसमें भी अपने पॉकेट से पैसा लगाना है और बिजनेस को चलाना है। लेकिन कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस जो है, जो कि प्रॉफिट के लिए काम करती है, इसमें क्या करेगा कि आप इससे पब्लिक से आप शेयर बेचोगे और पब्लिक से पैसा उठाओगे। आप अपने पॉकेट से पैसा नहीं लगाओगे। पॉकेट से मतलब कहने का है कि यहाँ पर जो भी पैसा लगेगा वो आप पब्लिक से लोगे, शेयर इशू करोगे आप, और जितने लोग भी शेयर खरीदेंगे, परचेज करेंगे शेयर को, बदले में वो उतना हिस्सा देंगे कंपनी को जितना शेयर का दाम होगा। और इससे कंपनी अपने कैपिटल का जुगाड़ करेगी और कंपनी अपने आप को बढ़ाएगी। तो ये है आपका कंपनी के बारे में, प्रॉफिट के लिए काम करती है। प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, इसको प्राइवेट लिमिटेड यानी जो भी कंपनी होगी उसको अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लगाना ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई पब्लिक कंपनी होगी तो सिर्फ उसके आगे लिमिटेड लगा हुआ रहेगा। प्राइवेट कंपनी पब्लिक के बीच में शेयर इशू नहीं कर सकती है। वो शेयर इशू सिर्फ अपने मेंबर के बीच में ही कर सकती है, बल्कि पब्लिक के बीच में वो नहीं कर सकती है। पब्लिक से वो पैसा नहीं उठा सकती है। लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है वो मार्केट से पैसा उठा सकती है, पब्लिक के बीच में वो अपना शेयर इशू कर सकती है और उससे पैसा वो अपने कैपिटल को वो रेज कर सकती है, कैपिटल को बढ़ा सकती है। तो ये आपका 3 टाइप का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो गया। इसी की अकाउंटिंग अभी हमको सीखनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपनी के मीनिंग को समझेंगे, सारे जितने भी इसमें टर्म्स है पहले हम उनको समझेंगे और उसके बाद फिर हम इसके अकाउंटिंग पर आएंगे। तो सबसे पहले कंपनी कहते किसे हैं इसको हम जानते हैं। डेफिनेशन क्लास 11th में भी आप पढ़ चुके हो, बिजनेस स्टडीज़ में फिर से हम चीज़ों को थोड़ा रिपीट कर लेंगे और कुछ नहीं। देखिए, डेफिनेशन ऑफ कंपनी, कंपनी का क्या डेफिनेशन है। तो कंपनी जो है, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन का क्या मतलब हो गया, एक नेचुरल पर्सन होता है जिसमें आप देख सकते हो, बोल सकते हो, जिसमें जान होता है। लेकिन कंपनी भी एक पर्सन की तरह ही बिहेव करता है, लेकिन वो कैसा पर्सन है, आर्टिफिशियल है। मतलब वो देख नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, लेकिन उसका बिहेवियर एक पर्सन की तरह होता है। जैसे एक पर्सन बैंक से लोन ले सकता है, अपने नाम पे ज़मीन खरीद सकता है, अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। उसी तरीके से कंपनी भी क्या कर सकती है, बैंक से लोन ले सकती है, वो अपना कॉमन सील होता है, अपना सिग्नेचर कर सकती है, अपने नाम पर ज़मीन खरीद सकती है, अपने नाम पर अकाउंट खोल सकती है। तो एक पर्सन की तरह ही बिहेव करती है कंपनी, लेकिन एक
नेचुरल पर्सन की तरह वो देख और बोल नहीं सकती, इसीलिए कंपनी को हम आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं, जो कि क्रिएटेड होता है, जो कि बना होता है बाय लॉ, जो कि उसका जन्म होता है कानून से। एक पर्सन का अगर बात करें, एक नेचुरल पर्सन हम लोगों की बात करें, तो हम लोगों का जन्म जो है माँ की कोख से होता है। मतलब हम एक नेचुरल है, हम देख सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन एक कंपनी का जन्म कैसे होगा? कंपनी तो माँ की कोख से तो उसका जन्म होगा नहीं। कंपनी का जो जन्म होता है, जो बनता है कंपनी, वो कानून के मुताबिक बनता है। तो अभी जो कंपनीज एक्ट है आपका, कंपनीज एक्ट 2013, तो जो भी कंपनियां बनती है या रजिस्टर्ड होती है वो उस कंपनी एक्ट में होती है। तो कहता है अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, एक पर्सन की तरह ही बिहेव करती है, लेकिन वो नेचुरल पर्सन नहीं है, बल्कि कैसी पर्सन है? बनावटी पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, जो कि बनता है किससे? लॉ से। हैविंग सेपरेट एंटिटी। अब कंपनी का क्या होता है? सेपरेट एंटिटी होता है। कंपनी यानी बिजनेस, और बिजनेस और उसका ऑनर दोनों अलग अलग होता है। दोनों का अपना अपना अस्तित्व है। कंपनी में कंपनी का शेयर इशू करती है, और जो भी शेयर कंपनी का खरीदता है वो कंपनी का बन जाता है ऑनर। अब कंपनी में ऑनर आते रहेंगे, जाते रहेंगे, उससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि इसका सेपरेट एंटिटी होता है। ऑनर अलग है, कंपनी अलग है। ऑनर आते जाते रहेंगे, कंपनी अपना चलता रहेगा। तो इसका सेपरेट एंटिटी होता है विथ अ परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब हो गया कि उसका स्थिर अस्तित्व है, मतलब उसका अस्तित्व जो है वो लगातार चलता रहेगा। कंपनी में जो भी शेयर खरीदते हैं वो कहलाते हैं शेयर होल्डर, और शेयर होल्डर कंपनी के ऑनर होते हैं, और ऑनर जो है कंपनी में आते रहेंगे, जाते रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी लगातार चलती रहेगी। जैसे अगर हम बात करें आपका जो भी कंपनी है, फेयर एंड लवली की कंपनी है, या जो भी प्रोडक्ट आपका बनाती है, वो कंपनी में ऑनर आते रहेंगे। रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, ये सारी कंपनी है, तो ऑनर आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन कंपनी का अस्तित्व होता है, चिर अस्तित्व होता है, वो लगातार चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा। तो इसीलिए होता है, यहाँ पर कहता है सेपरेट एंटिटी विथ अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब हो गया यहाँ पर कि जिस तरीके से एक नेचुरल पर्सन अपने हाथ से पेन से साइन करता है, उसी तरीके से कंपनी तो एक क्या है आपका? आर्टिफिशियल पर्सन है, वो अपने हाथ से तो साइन नहीं कर सकती है, इसीलिए कंपनी का एक मुहर होता है, जिससे सारा डॉक्यूमेंट वैलिड होता है। मतलब आप उस मुहर को लगा करके दोगे तो वो डॉक्यूमेंट एक तरीके से वैलिड होगा, एक तरीके से वो कंपनी का साइन है, जिसे हम क्या कहते हैं? कॉमन सील कहते हैं। तो कंपनी के बारे में आपको समझ में आया कि ये कंपनी क्या है? तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ, कानून के मुताबिक उसका जन्म होता है। हैविंग सेपरेट एंटिटी, वो जो ऑनर है और जो कंपनी है, बिजनेस है, वो दोनों अलग होता है। विथ अ परपेचुअल सक्सेशन, इसका अस्तित्व लगातार बना रहता है, ऑनर आए चाहे जाए, कंपनी लगातार चलती रहेगी। एंड अ कॉमन सील, कंपनी में एक कॉमन सील होता है, एक मुहर होता है, जो सारे डॉक्यूमेंट पर लगाया जाता है, तो इसे हम कंपनी कहते हैं। अब डेफिनेशन से ही निकल करके आपकी कुछ कुछ बातें आएंगी जो उसका कैरेक्टरिस्टिक बनेगा। तो क्या विशेषता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या फीचर्स है एक कंपनी की, उसे हम पॉइंट वाइज यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहला यहाँ पर है आपका सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी का क्या होता है? सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, यानी कंपनी जो है उसका अस्तित्व ऑनर से हट करके होता है। तो जो ऑनर है कंपनी का, जितने भी ऑनर हैं, उनसे इसका अस्तित्व कंपनी का अलग होता है। ऑनर आते रहेंगे, जाते रहेंगे। हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट या बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। उसमें हमने क्या पढ़ा है? जो बिजनेस है और जो बिजनेस का ऑनर है, ये दोनों एक नहीं होता है, बल्कि ये दोनों अलग अलग होता है। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि जो ऑनर है और जो बिजनेस है, ये दोनों का अपना अपना अस्तित्व है। कंपनी चल सकती है बिना ऑनर के, मतलब ऑनर होना चाहिए, लेकिन कहने का है यहाँ पर कि ऑनर आते रहेंगे, जाते रहेंगे, इसका अस्तित्व अलग है, इसका अस्तित्व अलग है। ऑनर बदलते रह सकते हैं, लेकिन कंपनी जो है वो लगातार चलते रहेगी। तो यही कहता है यहाँ पर सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। दूसरा है आपका परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब ऑनर आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन कंपनी जो है वो लगातार चलते रहेगी। कंपनी वो कहीं भी रुकेगी नहीं, वो लगातार चलते रहेगी।
इसके बाद लायबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर है कंपनी का लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब हो गया कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में, इन दोनों का जो लायबिलिटी था वो अनलिमिटेड लायबिलिटी था। अनलिमिटेड लायबिलिटी का यहाँ पर मतलब हो गया कि आपको कर्ज चुकाने के लिए अपने पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेचना पड़ेगा। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में, पार्टनरशिप के केस में अपने पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेच करके कर्ज को चुकाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करें कंपनी की, तो कंपनी में जितने भी इसके ऑनर होंगे, जो भी कंपनी का शेयर खरीदा होगा और जो कंपनी के ऑनर होंगे, ये इनको अपना कोई पर्सनल प्रॉपर्टी बेचना नहीं होगा, बल्कि जितना उनको पैसा देना है कंपनी में उतना ही देंगे। इनके पर्सनल प्रॉपर्टी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए कंपनी फॉर्म ऑफ जो बिजनेस है, इसमें जो ऑनर की लायबिलिटी होती है वो कैसी लायबिलिटी होती है? लिमिटेड लायबिलिटी होती है। मतलब कहीं भी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है कंपनी के डेट को, कर्ज को चुकाने के लिए। इसके बाद हमने आपको अभी बताया कॉमन सील। कॉमन सील कंपनी का मुहर होता है जो सारे डॉक्यूमेंट्स पर कंपनी का लगाया जाता है। जिस तरीके से हम लोग सिग्नेचर करते हैं उसी तरीके से कंपनी का एक मुहर होता है। इसके बाद है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। तो आप कंपनी के जो शेयर हैं, जो कंपनी का शेयर आपने परचेस किया होगा, तो आप उसको जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक से दूसरे में। अगर हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात करें तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्या है, ये जो है आप मार्केट में शेयर अपना इशू कर सकते हैं और वहाँ से पैसा उठा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि हमने शेयर खरीदा, अब हम बन गए कंपनी के ऑनर, अब हमको मन है कि अब हम इससे शेयर हटा लें, यानी अब इस कंपनी में हमको ऑनर और ज़्यादा रहना नहीं है, हमको इस कंपनी में पसंद नहीं आ रहा है, तो हम अपना ऑनरशिप को हटाना चाहते हैं। तो कंपनी आपको कैपिटल वापस नहीं कर देगी, बल्कि आप अपने शेयर को किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप कंपनी के शेयर को बेच दीजिए दूसरे पर्सन, वो बायर सेलर हमेशा अवेलेबल होते हैं, तो आप कंपनी के शेयर को बेच दीजिए, वो ऑनर बन जाएगा और आप ऑनरशिप से बाहर हो जाइएगा। ठीक है, तो यही बोलता है कि जो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, आप कंपनी के यानी पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात करें तो शेयर को ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी को बेच सकते हैं। इसके बाद फिर से वही बात यहाँ पे कहता है सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ऑनरशिप। तो जो कंपनी का मैनेजमेंट है या ऑनरशिप है वो दोनों क्या होता है? अलग अलग होता है। शेयर होल्डर जो होते हैं वो ट्रू ऑनर होते हैं किसी भी कंपनी के, और शेयर होल्डर जो है उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। जैसे सोल प्रोप्राइटर में एक ऑनर है, इसमें 2 से लेकर 50 तक है। लेकिन अगर हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी या कंपनी की अगर हम बात कर रहे हैं तो अभी पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात करेंगे, 7 से लेकर के नो लिमिट, यानी आपका ऑनर का कोई लिमिट नहीं होता है। तो इस केस में क्या है आपका कि ऑनर और मैनेजमेंट दोनों अलग अलग हो सकते हैं, दोनों का एग्जिस्टेंस अलग अलग हो सकता है, और ऑनर जो है उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो जब कोई लिमिट ही नहीं है तो लाखों की तादाद में ऑनर हो सकते हैं कंपनी के, और उस केस में हर कोई डिसीजन नहीं ले सकता है ना। ऑनर की अगर हम बात करें तो सारे लोग कंपनी के ऑनर, लाखों लोग कंपनी के ऑनर हो गए। अब लाखों लोग क्या कंपनी को डिसीजन लेंगे तो क्या कंपनी चल पाएगी? तो जितने भी ऑनर होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास वोटिंग राइट होता है। जनरली 2 टाइप की शेयर इशू करती है कंपनी, एक है आपका इक्विटी शेयर और दूसरा है प्रेफरेंस शेयर। तो इक्विटी शेयर होल्डर वाले को वोटिंग राइट होता है, वो कंपनी के डायरेक्टर को चुनते हैं और वो डायरेक्टर ही कंपनी को चलाते हैं। तो यहाँ पर बात करें सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ऑनरशिप, तो मैनेजमेंट और ऑनरशिप दोनों अलग अलग होता है। जो यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर हैं वो वोटिंग राइट से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चुनते हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही कंपनी को किस तरीके से चलाना है वो सारा फैसला करते हैं। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एटलीस्ट 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होने चाहिए, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी की अगर हम बात करें तो इसमें 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एटलीस्ट होने चाहिए। ठीक है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चुनेगा कौन? तो इक्विटी शेयर होल्डर वाले, क्योंकि उन्हीं को वोटिंग राइट होता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक था आपका कंपनी का। अब मैंने आपको अभी अभी समझाया है प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या अंतर है। प्राइवेट कंपनी जिनका ऑनरशिप निजी हाथों में हो प्राइवेट कंपनी कहलाती है, और जिसका ऑनरशिप आपके गवर्नमेंट के हाथ में हो वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी कहलाती है। प्राइवेट लिमिटेड
जो कंपनी है इसमें 2 से लेकर 200 तक ऑनर हो सकते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में 7 से लेकर के नो लिमिट होता है, इसमें ऑनरशिप हो सकता है, यानी अनलिमिटेड इसमें ऑनर हो सकते हैं। नो लिमिट कहने का मतलब है अनलिमिटेड यहाँ पर बोलना सही नहीं रहेगा, क्योंकि अनलिमिटेड में तो बहुत हो गया, लाखों की संख्या में तादाद में आपका हो सकता है, तो इसका कोई लिमिट नहीं है ना। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में 7 से लेकर के कोई लिमिट नहीं है, इसमें जितने भी चाहे ऑनर आते रह सकते हैं या फिर वो कंपनी से जा भी सकते हैं। तो कम से कम 7 होना चाहिए, आगे का कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन प्राइवेट में 2 से लेकर के 200 तक ही होने चाहिए। ये हो गया आपका। अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है वो मार्केट में शेयर इशू कर सकती है, मार्केट से पैसा उठा सकती है। लेकिन प्राइवेट कंपनी जो है वो मार्केट में शेयर इशू नहीं कर सकती है, वो शेयर सिर्फ अपने मेंबर के बीच में ही इशू कर सकती है। क्लियर है बात। इसके बाद है आपका पब्लिक लिमिटेड कंपनी में आप चाहो तो ट्रांसफरेबिलिटी होती है, मतलब आप चाहो तो शेयर को बेच दो किसी और को, दूसरा ऑनर बन गया और आप ऑनरशिप से बाहर हो गए। लेकिन इसमें जो है वो इतने आसान तरीके से आप शेयर को एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते। लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप चाहो तो अपने शेयर को फटाफट मार्केट में बेच दो। क्लियर है बात। तो ये होता है आपका। अच्छा, पब्लिक लिमिटेड कंपनी कौन है? वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो प्राइवेट लिमिटेड के सारे कैरेक्टरिस्टिक को फुलफिल नहीं करती है, वो आपका पब्लिक लिमिटेड कंपनी कहलाती है। ठीक है। इसके बाद है आपका समझेंगे हम कि शेयर क्या होता है। मीनिंग ऑफ शेयर। शेयर का मतलब होता है हिस्सा। हम अगर आपको बात समझाएं कंपनी की तो देखिएगा, ये है आपका कंपनी। कंपनी जो पैसा उठाती है मार्केट से वो शेयर इशू करके उठाती है। शेयर का मतलब होता है कि वो अपने कंपनी का हिस्सा दे रही है, शेयर। अब इस शेयर को जो खरीदते हैं, जो परचेज करते हैं, वो कहलाते हैं होल्डर, शेयर होल्डर। क्या कहलाते हैं? शेयर होल्डर्स। जैसे बल्ब का होल्डर होता है तो बल्ब उस होल्डर जो है वो बल्ब को पकड़ के रखता है। उसी तरीके से जो शेयर को होल्ड किए हुए हैं, यानी जिसने शेयर को, कंपनी के शेयर को परचेस किया है, वो कहलाते हैं आपके यहाँ पर शेयर होल्डर। क्लियर है बात। अब शेयर होल्डर जो है वो कंपनी के क्या होते हैं? ऑनर होते हैं। कंपनी के कौन होते हैं? ऑनर होते हैं, वो कंपनी के मालिक होते हैं। अब शेयर आपने खरीदा है तो आप बन गए शेयर होल्डर, और शेयर के तौर पे जो आपने खरीदा तो कंपनी को पैसा मिला है, कंपनी इससे कमाएगी प्रॉफिट। कंपनी आपके दिए हुए पैसे से कमाएगी प्रॉफिट। और चूंकि आप कंपनी के ऑनर है तो आपको प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा मतलब लाभ का अंश मिलेगा। लाभ का अंश जो मिलेगा इसको हम कहते हैं लाभांश, और लाभांश को हम इंग्लिश में कहते हैं डिविडेंड। डिविडेंड। ठीक है। तो जब कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर हैं वो कंपनी के ऑनर हैं, और ऑनर को मिलता है लाभ का अंश यानी लाभांश, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं। तो कंपनी प्रॉफिट कमाएगी और प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो है वो लाभांश के तौर पे, डिविडेंड के तौर पे ऑनर को देगी। क्लियर है बात यहाँ पर। तो अब हम समझाते हैं यहाँ पर कि शेयर का क्या मतलब होता है। ठीक है। टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू units of small denomination, each such unit is called share। अब यहाँ पर बात है कि कंपनी जो है वो दो चीज़ प्रिपेयर करती है। एक है उसका होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और दूसरा होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये दोनों चीज़ें मैंने आपको क्लास 11th में पढ़ा दिया है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है कि कंपनी डिसाइड करती है कि कंपनी का मैक्सिमम कैपिटल कितना होना चाहिए। जैसे मान लो कि अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपने लिख दिया है कि कंपनी का जो मैक्सिमम कैपिटल होना चाहिए वो 10 लाख का होना चाहिए, तो ये 10 लाख आप से ज़्यादा आप पब्लिक से नहीं ले सकते हो। तो मान लो कि आपने 10 लाख रुपए आपका ऑथोराइज्ड कैपिटल है। ये कौन सा कैपिटल है? ऑथोराइज्ड कैपिटल है 10 लाख रुपए। अब एक शेयर का जो दाम है वो मान लो 10 रुपए है। इस 10 रुपए को हम बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। यानी एक शेयर पर जो उसका दाम लिखा होता है, यानी अगर एक शेयर का दाम 10 रुपए है तो वो उसका फेस वैल्यू है।
एक शेयर पे जो शेयर का दाम होता है उसको हम फेस वैल्यू कहते हैं। तो यहाँ पर कंपनी का जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है, जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है, वो 10 लाख है। तो बताइए कि कितना कंपनी के पास शेयर है, 10 लाख रुपए का है। तो यहाँ पर अगर हम एक शेयर का जो एक दाम है, शेयर का जो फेस वैल्यू है एक शेयर का, उससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो कंपनी के पास कितना शेयर है टोटल, 1 लाख शेयर है। कंपनी के पास कितना शेयर है, टोटल 1 लाख आपका कंपनी का शेयर है। तो एक शेयर को स्मॉल यूनिट में, यानी कि जो कंपनी हिस्सा बेच रही है, अपने कंपनी का शेयर दे रही है, तो वो छोटे छोटे हिस्सों में बटा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, शेयर। 10 लाख ऑथोराइज कैपिटल है। अगर हम 10 से एक शेयर के दाम से इसको डिवाइड करेंगे तो कंपनी के पास टोटल शेयर कितना है, 1 लाख शेयर है। अब ये जो है कंपनी का ये ऑथोराइज्ड कैपिटल है कितना, 10 लाख। अब 10 लाख एक शेयर का दाम कितना है, 10 रुपया। तो कंपनी का ऑथोराइज्ड कैपिटल है कितना, 10 लाख रुपए का। क्लियर है, 10 लाख रुपए का ऑथोराइज्ड कैपिटल है। यानी कंपनी अपने लाइफ टाइम में जो शेयर इशू करती है, कितना शेयर इशू कर सकती है, 1 लाख शेयर इशू कर सकती है 10 रुपए के रेट से। तो पूरे लाइफ टाइम में 10 लाख से ज्यादा वो नहीं ले सकती है। ये इसका ऑथोराइज्ड कैपिटल है। क्लियर है। तो इसी एक यूनिट को, एक पार्ट को, है ना, 1 लाख यहां पर शेयर है, तो 1 लाख शेयर छोटे छोटे हिस्सों में बटा है, 1 शेयर, 2 शेयर, 3 शेयर, 4 शेयर। तो ये सारा शेयर जो है वो कंपनी को बांटता है अलग अलग। अलग अलग कहने का यहां पर मतलब हो गया कि कंपनी जो है उसका ऑथोराइज कैपिटल टोटल 10 लाख का है और 1 लाख का आपका यहां पर शेयर है। अब ये है आपका ऑथोराइज्ड कैपिटल किसी कंपनी का। तो हर एक स्मॉल डेनोमिनेशन को, एक शेयर के हिस्से को, या एक शेयर जिसको हम बोलते हैं उसको शेयर बोलते हैं हम कंपनी में, है ना। तो यहाँ पर टोटल कंपनी का शेयर कितना है, 1 लाख यहाँ पर शेयर निकल के आ गया। तो टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशन, ईच सच यूनिट इज कॉल्ड शेयर। तो यहाँ पर हर एक जो शेयर है कंपनी का हिस्सा जो है उसको हम शेयर कहते हैं। क्लियर है बात यहाँ पे। इसके बाद हम समझते हैं शेयर कैपिटल का मतलब। जैसे आपका सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस में एक सिंगल ऑनर होता था, अपने पॉकेट से जो पैसा लगाता था उसको बोलते थे कैपिटल। पार्टनरशिप के बिजनेस में 2 से लेकर 50 ऑनर तक हो सकते हैं और उसमें नाम से आप बोलते थे कि एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल। लेकिन अगर हम कंपनी की बात करें तो उसमें ऑनरशिप का ऑनर जो है वो लिमिटेड नहीं है, 7 से लेकर के आपका नो लिमिट है। तो सारे शेयर होल्डर का आप नाम नहीं लिख सकते हो, इसीलिए यहाँ पर जो है वो कहा जाता है एज कैपिटल, बीज कैपिटल नहीं करोगे, क्योंकि हजारों लाखों शेयर होल्डर है। तो यहाँ पर सबको हम कलेक्टिवली किस नाम से बुलाएंगे, शेयर कैपिटल के नाम से बुलाएंगे। यानी इस शेयर कैपिटल में वो हजारों लाखों लोगों का कैपिटल इसके अंदर है ना। हम हर किसी का नाम नहीं लिख सकते हैं यहाँ पर, इसीलिए हम इसको कलेक्टिवली शेयर कैपिटल कहते हैं। तो शेयर कैपिटल मींस कैपिटल रेज बाय अ कंपनी बाय इशू शेयर। शेयर इशू करती है और अपने कैपिटल को बढ़ाती है, इसी को हम यहाँ पर शेयर कैपिटल कहते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस में कहते थे हम कैपिटल, पार्टनरशिप के केस में हम कहते थे एज कैपिटल, बीज कैपिटल, और कंपनी के केस में हम उसको कहेंगे शेयर कैपिटल। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ पर। इसके बाद काइंड ऑफ शेयर कैपिटल, कितने टाइप का आपका शेयर कैपिटल होता है। सबसे पहला है आपका ऑथोराइज्ड कैपिटल। यहाँ पर अगर हम बात करें ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना है तो 10 लाख। इससे ज़्यादा कंपनी जो है अपने लाइफ टाइम में पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती है। अच्छा, तो ये हो गया ऑथोराइज्ड कैपिटल। अब कंपनी को एक बार में ही 1 लाख शेयर को इशू करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि कंपनी को पहले जो है 2000 शेयर इशू करे, कंपनी को 20,000 रुपये की ज़रूरत है, तो कितना शेयर इशू करेगी, 2000 इसमें से शेयर इशू करेगी, कितने के हिसाब से, 10 के हिसाब से। तो कंपनी को कितना पैसा आ जाएगा, 20,000 रुपये आ जाएगा। तो कंपनी जो है ऑथोराइज कैपिटल में से जितने कैपिटल को इशू करती है, यहाँ पर 2000 शेयर को इशू करती है, तो इसे कहेंगे हम इशूड कैपिटल। अच्छा, इसके बाद मान लो कि पूरा का पूरा 2000 शेयर पब्लिक ने खरीद लिया, तो यहां पर बोलेंगे 2000 शेयर को ही हम क्या बोलेंगे, सब्सक्राइब कैपिटल। मान लो 2000 शेयर कम पब्लिक ने नहीं खरीदा, 1800 शेयर ही खरीदा, तो सब्सक्राइब कैपिटल कितना हो जाएगा, 1800। जो कैपिटल जितना शेयर पब्लिक ने खरीदा, 1800 शेयर खरीदा, तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो है वो 1800 शेयर से ही बनेगा।
ठीक है। लेकिन अगर पूरा का पूरा सब्सक्राइब कर देती है, 2000 शेयर आपने इशू किया, इशूड कैपिटल 20,000 रुपये 2000 शेयर से मिलके बना। इसके बाद पब्लिक ने जो है पूरा का पूरा 2000 शेयर खरीद लिया, सब्सक्राइब कैपिटल कितना है वो आपका है यहाँ पर 2000 रुपये यानी 20,000 रुपये सब्सक्राइब कैपिटल है। इसके बाद कॉल्ड अप कैपिटल आपको हम बताएंगे, जब आपको हम इसका जर्नल एंट्री बताएंगे तब। कंपनी जो है इंस्टॉलमेंट में पैसा लेती है, 4 इंस्टॉलमेंट हो सकता है कंपनी का, एक है आपका एप्लीकेशन, दूसरा अलॉटमेंट, तीसरा फर्स्ट कॉल, चौथा आपका सेकंड या फाइनल कॉल। तो 4 इंस्टॉलमेंट में कैसे कंपनी पैसा लेती है। तो 4 इंस्टॉलमेंट में मान लो कि चारों इंस्टॉलमेंट आपका है, एक है आपका एप्लीकेशन, दूसरा है आपका अलॉटमेंट, तीसरा है आपका फर्स्ट कॉल और चौथा है आपका सेकंड कॉल। यही 4 इंस्टॉलमेंट होता है। अब 4 इंस्टॉलमेंट में यहाँ पर कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसा लेती है। मान लो पहला इंस्टॉलमेंट में 3 रुपया, फिर 2 रुपया, फिर 3 रुपया, फिर 2 रुपया, इस तरह से कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसा लेगी। ठीक है। अब इसमें से मान लो कि कंपनी जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने फर्स्ट कॉल का पैसा 3 रुपये मांगा शेयर होल्डर से, तो इसे बोलेंगे कॉल्ड अप कैपिटल। क्या बोलेंगे? कॉल्ड अप कैपिटल। यानी 3 रुपये के हिसाब से अगर पैसा मांगा है तो इसे बोलेंगे कॉल्ड अप कैपिटल, और 3 रुपये के हिसाब से अगर पूरा पैसा शेयर होल्डर ने दे दिया तो उसे बोलेंगे हम पेड अप कैपिटल। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आज हमने कंपनी के थ्योरेटिकल पार्ट को समझा है, क्या होता है कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या है, प्राइवेट कंपनी क्या है, कंपनी का डेफिनेशन क्या या कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ये सारी बातें हम पहले से भी जानते थे, क्लास 11 में पढ़ लिए थे, थोड़ा सा ये सबको हम रिवाइज कर लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।